आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। May request all the members to kindly switch off your mobiles, or if it is not possible, kindly mute it. Thank you. And the participants who are sitting at the back, you are requested to kindly occupy the front chair. आप सबकी जानकारी के लिए मैं MSc B.Ed हूँ, मतलब मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, मुंबई में शिक्षक रहा हूँ और शिक्षक मैं अपने चॉइस से बना, क्योंकि हमारे देश में बचपन से काउंसलिंग वगैरह उस ज़माने में था नहीं। जब हम स्कूल में जाते थे अपने आप बन जाते थे। तो ऐसे कुछ घटनाएं घटी कि मुझे ऐसे लगा कि मैंने शिक्षक बनना चाहिए और इसलिए MSc होने के बाद मैं B.Ed किया। तो मैं आप लोगों की ही फ्रेटर्निटी का एक व्यक्ति हूँ, तो इसलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के सामने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी के बारे में मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखूं। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें उनके प्रति पता होगी, लेकिन छोटेपन से ही कुछ चीज़ें अहिल्या देवी जी के जीवन में झलकती थी, लोगों को समझ में आती थी। जैसे बाजीराव पेशवा के दरबार में या बाजीराव पेशवा जी के साथ मल्हारराव होलकर जी एक उनके बहुत बड़े पराक्रमी सरदार थे और उन्होंने जो पराक्रम किए, उस ज़माने में जो राजा रहता था वही सरदार अगर पराक्रम करता है तो उसको कुछ ज़मीन या कुछ तहसील, उसको महाल कहते थे। तहसील जिसको कहते हैं आज हम लोग, उसको उस समय महाल कहते थे। ऐसे कुछ महाल की जागीर दे देते थे कि चलो तुमने पराक्रम किया, अभी तुम ये इसके तुम राजा, एक अर्थ से राजा हो गए, नाउ दिस इज़ योर टेरिटरी। तो ऐसे जो मालवा रीजन है, जो इंदौर और उसके आसपास का रीजन है मध्य प्रदेश का, उस मालवा रीजन के मल्हारराव होलकर एक अर्थ से जागीर उनकी थी। और एक मीटिंग से निकले पुणे से और वो जा रहे थे मालवा की तरफ। तो ऑफ कोर्स घोड़ेसवार थे, घोड़े के ऊपर जा रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पर एक छोटी बच्ची ने, जाते हैं तो घोड़े से बहुत सारे लोग जाते हैं, तेज़ी से जाते हैं, तो स्वाभाविक है बीच में जो रास्ते में लोग रहते हैं वो हट जाते हैं, रास्ता करके देते हैं, नहीं तो घोड़े के टांगों के नीचे आ जाएंगे, मर जाएंगे। तो एक छोटी लड़की वहाँ पर ऐसे उल्टी पड़ी हुई थी जो वहाँ से हटी नहीं और सारे घोड़े आगे निकल गए। तो मल्हारराव होलकर ने घोड़े को लगाम लगाई और उस बेटी को पूछा कि तुमको डर नहीं लगा, तुम क्यों नहीं बाजू हुई, तुमने दूर से देखा हम सब लोग आ रहे हैं। तो उस 7 साल की बच्ची ने जवाब दिया कि देखो मैंने एक शिवलिंग बनाया है बालू से, और बालू से शिवलिंग बनाया, उसको बचाने के लिए मैं उसके ऊपर गिर गई और आपको मतलब वो यहाँ से हटी नहीं। तो मल्हारराव जी बोलते हैं कि वो शिवलिंग को बचाने के लिए तुम खुद की जान क्यों खतरे में डाली। तो जिस लोकमाता की बात हम आज करने जा रहे हैं, उसने 7 साल की आयु में जो उत्तर दिया है, वो उत्तर आप समझेंगे, सुनेंगे तो शायद ऐसा उत्तर आज तक आपने भी कभी दिया नहीं होगा। और लेकिन बात बहुत सामान्य है, लेकिन असामान्य है। उस बेटी ने जवाब दिया, जिस चीज का निर्माण आप करते हो उसकी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी ही होती है। Whatever you have created, it is your sole duty to protect it. And this answer was given by Ahilya Devi Holkar at the age of 7 to Malharrao Holkar. At that time she was only Ahilya Shinde Patil. She was daughter of a small village पाटिल, that is गांव का जो आपका ये होता है ना, प्रधान होता है यहाँ पर। So Mankoji Shinde and Sushilabai Shinde were her parents.
And today we are proud that our honorable Prime Minister, right from the day he occupied the chair, he has started telling Beti Bachao, Beti Padhao. But 300 years back, these parents were so clever, so wise, that they taught their daughter, and she was a learned girl. उसने 7 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में पढ़ना चालू किया, इसलिए वो इतनी बड़ी बनी. नहीं तो उस जमाने में लड़कियों का पढ़ना ये मुश्किल था, लगभग नामुमकिन था. जो सावित्रीबाई फुले जी के कारण पढ़ना शुरू हुआ, लेकिन ये स्कूल में नहीं, घर में ही माँ बाप ने इनको पढ़ाया था. और शाम को मंदिर में देखा वो सब, जो सब कुछ वही कर रही थी, तो प्रभावित हुए और मल्हाराव जी ने बहू बनाकर लाया. शी गॉट मैरिड टू खंडे राव, द सन ऑफ मल्हार राव, एट द एज ऑफ 8. 8 साल की बच्ची दुल्हन बनके राजघराने में पहुंच गई. मल्हार राव also belong to Dhangar family. Dhangar is in Maharashtra. They are called as Dhangar. They are called as Pal community. जो चरवाहा जो लोग रहते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह इनको पालन का व्यवसाय करते हैं, गडेरिया उनको कहते हैं, गुजरात में रबारी कहते हैं, कुछ लोगों को बघेल कहते हैं. बघेल कुछ ठाकुरों में भी रहते हैं और कुछ ये धनगर समाज के भी रहते हैं. ऐसे एक अर्थ से उस जमाने के बहुत ही पिछड़े हुए समाज से ये बेटी आती थी, जो मल्हाराव होलकर की बहू रानी बन गई. और फिर उनका जो पति था, वो पति और पिता मतलब उनके ससुर दोनों लड़ने के लिए चले जाते थे. तो लड़ने के लिए चले जाते थे, तो ये जो बहू है घर की, ये सारा राजकाज संभालती थी. शी यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर प्रोविंस, देयर किंगडम, इन एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड एंड हर फादर इन लॉ. सो वंस बाजीराव पेशवा आस्क्ड हिम, मल्हाराव होळकर, हिज सरदार, कि हाउ डू यू control your territory, your kingdom or your province when you go for war, for battles, for months, 6 महीने 7 महीने आप जाते हो, तो देखता कौन है? So Mallarao used to proudly tell Bajirao Peshwa that our daughter-in-law is a great lady, she is a wise lady, and she is a capable lady, and she looks after our territory, our state. आपको मतलब महिला के बारे में अभी दत्ता मैडम बहुत अच्छा बोल रही थी, मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था. तो महिलाओं के बारे में हम लोग कहते हैं कि उनको एम्पावर करना चाहिए, और कई बार बिल्कुल सही बताया, नाम के लिए कुछ कर दिया और बता दिया, ढिंडोरा पीट लिया कि हमने एम्पावर किया. लेकिन कैसे महिला हो सकती है और महिलाओं में कौन से गुण हो सकते हैं, आप सब टीचर्स हो, तो आपके आने वाली जनरेशन्स को, खास करके महिलाओं को क्यों अहिल्या बतानी चाहिए. तो when she used to control the state, she used to take care of treasury, और उनको अकाउंट्स की जानकारी रहती थी. उस जमाने में राजा की जो कंसेप्ट इंडिया में है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए. राजा इज नॉट द ओनर ऑफ द स्टेट, ही वाज द मेयर कस्टोडियन ऑफ द स्टेट. और युद्ध में जो कुछ जीत कर लाते थे, वो राजा का पर्सनल खजाना नहीं होता था, वो राज्य कोष में चला जाता था. क्योंकि वो जीते, वो अकेला राजा नहीं जीता है, वो बहुत सारे जो उनके सरदार वगैरह है, सैनिक है, उन्होंने युद्ध किया है, उनके जो परिवार वालों ने उनको सपोर्ट किया है युद्ध के लिए सामान्य जनता ने सपोर्ट किया है. तो सबका अधिकार है, युद्ध में जीता हुआ जो वेल्थ है उसके ऊपर सबका अधिकार है. तो राजा का पर्सनल नहीं रहता था, उसमें से राजा को सैलरी मिलती थी, और राजा को, राजकुमार को, रानी को जो सैलरी मिलती थी, उसमें से वो अपना वो घर चलाते थे. तो ऐसे सैलरी सबको मिलती थी. तो अहिल्या के पति को भी मिलती थी, खंडेराव को भी मिलती थी. खंडेराव ने 12 महीने की सैलरी 2 महीने में खर्चा कर दी.
और अकाउंटेंट से ज़्यादा पैसा मांगा। तो अकाउंटेंट ने ये बात नोटिस में लाकर दे दी अहिल्या के, क्योंकि अहिल्या वॉज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। सो शी स्टॉप्ड। उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को पैसा नहीं देंगे। जैसे पता चला तो पति चला गया पत्नी के पास और पूछता है कि तुमने मुझे पैसा देने से मना क्यों किया? वाई यू स्टॉप द ट्रेजरर टू गिव मनी? आई एम द किंग। So Ahilya answers, you are not the king, you are custodian. We are all custodian. And whatever you won in battle, that wealth, why you did not add to government treasury? Why did you bring it to your home? Why did you bring it to our house? We don't have any right on this. So her husband says that no, we are the rulers. So Ahilya says no, it is not allowed. Immediately transfer all this wealth to government treasury. Secondly, she asks her husband, how could you spend 12 months salary in only 2 months? And if at all you spend your salary in 2 months, 12 months salary in 2 months, then you should look after your personal expenses for other 10 months. Government will not pay you anything. So again he was angry. Who says that I have done this? So see, this treasurer has. So that treasurer gives accounts book to Ahilya. Ahilya shows that account book to Khanderao, her husband. So he watches for a moment, and angry Khanderao throws away that book in front of Ahilya. So Ahilya gets more angry with her husband, and she charges 25 rupees, whatever was the currency at that time. 25 rupees, I will call rupees, 25 rupees as a punishment for throwing government document. Rahul Gandhi should know this. जिन्होंने ऐसे फाड़कर सरकार का एक दस्तावेज जो है लोकसभा में फेंक दिया, कई लोग ऐसा करते हैं, उनको समझ में आना चाहिए कि ये भी गलत है। तो अहिल्या देवी ने अपने पति को 25 रुपए का जुर्माना लगाया और पति को पैसा यूज करने नहीं दिया। दैट इज गवर्नेंस ऑफ अहिल्या देवी होलकर। आपको गवर्नेंस की बात चाहिए ना, और महिला के गवर्नेंस की बात चाहिए ना, ये अहिल्या थी। पति मर गया, पिता नहीं, ससुर मर गया। एंड आई मस्ट मेंशन गौतमी बाई, द mother-in-law of Ahilya. At the age of 8 she came to their house as daughter-in-law. At that time Khanderao was taught all the vidyas. 18 types of vidyas were taught to Rajputra Khanderao. गौतमी बाई जो उनकी सास थी, मदर इन लॉ थी, उन्होंने अपने बहू को साथ में बिठाया, and all 18 vidyas were taught equally to daughter-in-law. So as Sushila Bai Shinde was great, who was her mother, similarly Gautami Bai Holkar was also great because she taught her daughter-in-law. She could have said that नहीं, वो तो बहू है, वो तो घर में रहेगी, उसका क्या है, बेटे को पढ़ाया जाएगा. No. So again Gautami Bai was great, and she got such great women in her life as mother and mother-in-law and father-in-law. Some incidences happened and Malhar Rao died, Khanderao died, her son Maloji died. All male, सभी जितने मर्द थे, they were all died, and the Malwa kingdom was kingless. There was no successor. So आजू बाजू के जितने राज्य थे, the territories adjacent to Malwa, the owners started thinking that now we can capture this, we can conquer this, because now there is nobody. तो उनके मन में विचार आने लगा. Even at that time the Peshwas, those who were in Pune, they also thought that now we will conquer this Malwa, because now Bajirao Peshwa was no more during that period. And same time Ahilya Devi declared that I am the queen. Don't think that Malwa is orphan. I am the queen, and now I will look after my Malwa.
So she self-declared herself as queen, self-coronated herself, and she became the queen. तो पहली बार एक महिला रानी बनी. और मुझे रामबीर जी ने बताया कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन अहिल्या आई टॉक फॉर अवर्स, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. बट ये जो रानी है, ये दुनिया की 4 बड़ी रानियों में इनका नाम लिया जाता है. इनकी कंपैरिजन एलिजाबेथ के साथ होती है, इनकी कंपैरिजन मार्गरेट के साथ होती है. ये एक महान रानी है जिसके ऊपर जोन्ना बेली नाम की एक पोएट है जिन्होंने 600 लाइन की इंग्लिश में कविता लिखी है जो गूगल में अवेलेबल है. उस जमाने के जितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोगों ने भर भर के अहिल्या के बारे में लिखा हुआ है. उस जमाने में बाकी के राजाओं के कई सारे मुस्लिम राजा थे, जो मुस्लिम राजा मंदिर तोड़ा करते थे, लेकिन अहिल्या के एक लेटर के ऊपर हैदराबाद निजाम भी जो है जवाब देता है कि आप हमारी आपा हो, आपने बताया है तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण मैं करवाता हूं. ऐसे बहुत रेयर केसेस है कि मुस्लिम रूलर है लेकिन वो मंदिर बनाता है. मंदिर तोड़ने में विख्यात रहते थे, बनाने में नहीं. लेकिन अहिल्या का लेटर जाने के बाद नो वन डेयर. अहिल्या गुड गवर्नेंस की एक मिसाल थी. शी वॉज ए क्वीन बट शी नेवर सैट ऑन सिंहासन. शी ऑलवेज यूज टू सिट ऑन ए चटाई, जिसको महाराष्ट्र में घोंगड़ी बोलते हैं. जो गडेरिया समाज के लोग ऐसे ऊपर डालकर चलते हैं, उसको ओढ़न बिछावन का भी उपयोग हो सकता है. और वो सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, सफ़ेद साड़ी पहनती थी, बहुत सिंपल रहती थी. और वो शी वॉज अवेलेबल फॉर ऑल. हर पॉलिटिशियन को, हर ब्यूरोक्रेट को अहिल्या को आदर्श रखना चाहिए जो लोगों से मिलते नहीं है. दोज हु डोंट मीट पीपल, दोज हु डोंट लिफ्ट द कॉल. Ahilya used to meet thousands of people and maximum of her time was engaged in meeting people and solving their problems. People used to take their personal problems to this queen कि मेरा पति मुझसे ये झगड़ा करता है, मेरे पति ने ये किया, मेरे पत्नी ने वो किया वगैरह, सब बखेड़ा लेकर आते थे और वो उसको सॉल्व कर देती थी. एंड सरप्राइजिंगली नॉट ओनली मारवा, राजपुताना, दिल्ली और जितने एडजेसेंट प्रोविंसेस थे वहां से भी लोग अपने घर के झगड़े लेकर आते थे, प्रॉपर्टी के झगड़े लेकर आते थे. और ये रानी के एक शब्द पर लोग सुनते थे, बात मानते थे, चले जाते थे. माहेश्वर सिल्क जो आपने सुना है, वो माहेश्वर सिल्क उन्होंने बनाया है. रास्ते के 2 तरफ बड़े बड़े पेड़, ये आप जो देखते हैं पूरी दुनिया में खोज खबर करके निकालिए. रास्ते के दोनों तरफ बड़े पेड़ लगाना, ये कंसेप्ट ही अहिल्या देवी होल्कर की है, क्योंकि शी वॉज एनिमल लवर. वो बहुत प्यार करती थी नेचर से. चींटियों को दाना, चीनी डालने के लिए सरकारी खजाने से उन्होंने प्रावधान रखा था कि अगर आप चींटियों को दाना डालते हैं, चीनी डालते, तो चीनी का पैसा आपको सरकार देगी. मछलियों को आटा अगर आपको पानी में डालना है, खिलाना है, तो उसके लिए सरकार आपको पैसा देगी. फार्मर्स वेर आस्क्ड टू कीप 1 पोर्शन ऑफ देयर फार्म सेपरेट फॉर बर्ड्स. दे शुड कम एंड ईट, दे शुड नॉट बी स्टॉप्ड. अदरवाइज वो हाथ में पत्थर वाला रस्सी लेकर घुमाकर उड़ा देते हैं ना सब किसान. तो किसानों ने कहा कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम पंछियों को उड़ाएंगे नहीं तो अहिल्या ने कहा कि कीप 1 पोर्शन सेपरेट, उधर आने दो, उनको खाने दो. फार्मर्स बोले हमारा उसमें नुकसान होगा. अहिल्या ने कहा कितना नुकसान होगा, आपको वो नुकसान गवर्नमेंट देगी, लेकिन पंछियों को दाना खाने देना चाहिए. दैट वाज अहिल्या. एट दैट टाइम टोटल ट्रांसपोर्टेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे ऊंट हो, चाहे बैल हो. और फिर राह पे चलते चलते कहीं खाने के लिए हम तो छाया में बैठते थे, वो जानवर बेचारा धूप में रहता था.
उन जानवरों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जानवरों के माध्यम से होता था, उनके लिए उन्होंने दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगाना शुरू किया. एंड फाइनली शी कंस्ट्रक्टेड मोर देन 5000 मंदिर्स. जो तोड़े गए थे उनको वापस बनाया, जो टूटे हुए थे, मतलब किसी ने तोड़ा नहीं था, टूटा था, उसका जीर्णोद्धार किया, नए सिरे से मंदिर बनाया. मंदिर के साथ उन्होंने अन्न छत्र, खाने की व्यवस्था, लंगर कहते हैं ना, जैसे गुरुद्वाराओं में लंगर रहता है वैसे लंगर जहां होता है, अन्न छत्र, कुएं, वेल्स, पॉन्ड्स, तालाब, कैनल्स, नदी को खराब ना करे, लोग वहां पर कपड़ा धोने के लिए न जाए, वहां पर जाकर बर्तन साफ न करे, वहां न नहाए. इसलिए हर नदी का वो एक कैनल बनाती थी जो शहर के अंदर से जाता था, और नदी में जाकर किसी को गंदगी फैलाने का अधिकार नहीं था. वो कैनल में जो करना है वो करो, और बाद में वो कैनल डाइवर्ट होता था खेतों की तरफ. ये विजन अहिल्या का. और ये इतने सारे मंदिर बनाए, लास्ट पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट, इतने सारे मंदिर बनाए. सब लोग जानते हैं कि बद्रीनारायण, केदारनाथ से लेकर नीचे रामेश्वरम तक, और पुरी से लेकर, जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारका तक, भारत में ऐसा शायद ही कोई प्राचीन मंदिर है जिसमें अहिल्या ने कोई खर्चा नहीं किया है, वहाँ कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है, वहाँ पर कुछ उसको नवनिर्माण नहीं किया है. जहाँ भी जाइए डॉक्यूमेंट्स निकालिए, यू फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, यू विल फाइंड दैट सम कंट्रीब्यूशन is given by Ahilya Devi Holkar to this mandirs. Not only construction of mandirs but dharmashala, anna chhatra and celebrating festivals. Separate funds were given by Ahilya Devi to celebrate festivals. आप फेस्टिवल मनाओ, उसके लिए मैं अलग से फंड्स देती हूँ. And the British writers or historians or communist historians criticized Ahilya, saying that she spent money of Malwa region outside of Malwa. मालवा का खर्चा उन्होंने देश भर में धर्म के लिए किया. वैसे ही धर्म के लिए खर्चा किया तो ऐसी ही आग लग जाती है हिस्टोरियंस में, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस में. तो फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, उस जमाने में महिला का स्त्री धन होता था. एवरी विमेन, स्पेसिफिकली क्वीन, she used to have her own salary and she used to have स्त्री धन, क्योंकि जहां से आती है वो उनको गहने मिलते हैं, बहू को मिलते हैं और कोई देते हैं, तो स्त्री धन इज देयर. अहिल्या देवी होलकर स्त्री धन was 17 crore rupees 300 years back, and she spent everything for मंदिर, देवस्थान, मठ, धर्मशाला, अन्न छत्र, roads outside of Malwa region from her own stridhan, not from funds of Malwa. गवर्नेंस इसको कहते हैं. और पानीपत युद्ध was fought during her regime, and she saw that Maratha kingdom, Maratha warriors were supposed to win Panipat, and actually they have already won Panipat. Only they lost last battle. But the reason why we could not win Panipat, because during that period Maratha Sena, Maratha army was lacking food, lacking facilities, where to eat, where to stay, where to sleep, from where to drink water. So all these facilities were scarce, and that is why they lost this battle. It was one of the main reasons. So constructing temples and dharmashala and anna chhatra, and constructing or making wells and ponds was not only dharmic. Ahilya Devi visualized that in future also this country will see battles like Panipat, and we have to win all battles. We have to win against all aggressions on our country, and if at all our warriors should fight, then they should not lack any amenities, they should not lack any resources. And through these all constructions, she made resources in advance if there any war in future.
So it was not only dharma, but it was Rashtriya Suraksha, which is again part of any government, any ruler. So these are some jhakiyan, some examples of Ahilya Devi. I appeal all of you to take out all documents of Ahilya Devi Holkar. I appeal all of you, encourage people to go and pursue their PhD on Ahilya Devi Holkar's governance. All documents of Ahilya Devi Holkar are available. हिस्टोरियंस में भी डिस्टॉर्टेड, जो भी कितना भी डिस्टॉर्ट करेंगे, इतने महान महिला का कितना डिस्टॉर्ट करके करेंगे. लोगों ने अहिल्या को समझना चाहिए. और मैं प्राउडली आज बताता हूं, हमारी गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उनके सारे डिसीजंस में, मोदी गवर्नमेंट की डिसीजंस में अहिल्या देवी होलकर का जो विजन है वो छोटी छोटी स्कीम्स में दिखाई पड़ता है. सो आई कैन डेफिनेटली से the Modi government is walking the path of Ahilya Devi Holkar's government. Thank you very much. So thank you very much, sir. So Sunil Devji, an academician by heart, now working for the betterment of the society, provided us many examples that how good governance works. As per my understanding, the leader, Mr. Holkar, a father-in-law of the Queen, who understand the perspective of that 7-year-old girl, the role of the parent for the development of cognitive ability among that girl